मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूले। हारिम या डुअल कल्टिवेशन नॉवल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। नॉवल का नाम अयान बनेगा सुप्रीम थंडर गॉड है। पार्ट 15। इस समय घुड़सवार सेना संप्रदाय सबसे पहले उभरा। एल्डर सलोनी के वरिष्ठ भाई ने भीड़ की ओर अपनी मुठ्ठियां बांधते हुए कहा, मैं यूजेरन हूँ, कैवलरी संप्रदाय का दूसरी पीढ़ी का बुजुर्ग। चूंकि अयान को छोड़कर सभी ने अपने प्रसिद्ध ब्रांड खो दिए हैं, इसलिए हमारा कैवलरी संप्रदाय शिष्यों के चयन के लिए आपके वास्तविक प्रदर्शन को संदर्भ के रूप में उपयोग करेगा। बोलते समय यूजेरन ने आशीष दीवान की ओर देखा और कहा, आशीष दीवान, क्या आप मेरे घुड़सवार सेना संप्रदाय में शामिल होने के इच्छुक हैं? आशीष दीवान स्तब्ध रह गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अयान से इतनी बुरी तरह हार जाएगा। अभी भी ऐसे संप्रदाय थे जो उसे स्वीकार करने को तैयार थे। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए और बोलना चाहा। इंतजार। बगल में परम कृपान संप्रदाय की सलोनी खड़ी हुई और बोली, मेरा परम कृपान संप्रदाय भी आशीष दीवान को चाहता है। हाँ, ऐसी उत्कृष्ट प्रतिभा स्वाभाविक रूप से हमारे भयंकर बाघ संप्रदाय की है। रुको, आशीष दीवान बहुत मजबूत है। वह एक ताकतवर मार्शल कलाकार है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हमारे बेस्क शेर संप्रदाय की पहली पसंद है। तीसरी श्रेणी के पांचों संप्रदाय आशीष दीवान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। केवल ब्लेजिंग फायर सेक्ट के दानिश दुबे चुप रहे और उन्होंने आशीष दीवान की ओर देखा तक नहीं। दानिश दुबे की हरकतों से आशीष दीवान का मन बहुत निराश हुआ। वह जानता था कि सरिता दुबे की मौत का उससे कुछ लेना देना है। दुबे वंश के लोग बहुत प्रतिशोधी थे, चाहे आशीष दीवान कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो। दानिश दुबे आशीष दीवान को भर्ती नहीं करने के लिए दृढ़ थे। इस प्रकार अन्य 5 तृतीय श्रेणी संप्रदायों ने राहत की सांस ली। चूंकि पांचों संप्रदाय एक आशीष दीवान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि पांचों संप्रदाय मौके पर ही अपने संप्रदाय की विशेषताओं और लाभों का खुलासा करते। यहां तक कि सलोनी ने आशीष दीवान को रिश्वत देने के प्रयास में दूसरी बार एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल निकाल ली। कुछ सोच विचार के बाद आशीष दीवान ने अंततः कैवलरी गेट को चुना। अन्य 4 संप्रदाय के दूतों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल से मांस का टुकड़ा निकाल लिया गया हो। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। अयान, आशीष दीवान आगे बढ़े और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। हमारे बीच कोई गहरी नफरत नहीं है। मैंने यह बात एक से अधिक बार कही है। मैं भविष्य में कैवलरी संप्रदाय में जा रहा हूँ। शायद हमें दोबारा मिलने में बहुत समय लगेगा, या शायद हम इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम दोनों मायापुरी के लोग हैं। क्यों न हम हाथ मिलाकर शांति कायम करें? अयान ने मुस्कुराते हुए आशीष दीवान से हाथ मिलाया। आशीष दीवान को कैवलरी संप्रदाय द्वारा चुने जाने के बाद एल्डर सलोनी और एल्डर यूजेरन के चेहरे खुशी से लाल हो गए। अगले नंबर पर जेम्स अग्रवाल थे। इस व्यक्ति ने पहले जो प्रभाव सब पर छोड़ा था वह वास्तव में अच्छा नहीं था। हर कोई यही सोचता था कि वह आशीष दीवान का एक नमूना मात्र है। लेकिन शहर के चयन के अंत में जेम्स अग्रवाल द्वारा अयान को कहे गए हृदय विदारक शब्दों ने कई लोगों को प्रभावित कर दिया था। अंत में जेम्स अग्रवाल को थर्ड ग्रेड संप्रदाय और व्हाइट स्वॉर्ड संप्रदाय द्वारा चुना गया। यह एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जो जेम्स अग्रवाल से मेल खाता था। जेम्स अग्रवाल तलवार चलाने में भी माहिर थे। भाई है, इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। जेम्स अग्रवाल को यह अनुमान था कि वह शीघ्र ही चले जाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ महसूस हुआ। वह आशीष दीवान के सामने घुटने के बल बैठ गया और अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। भविष्य में स्वर्ग अलग हो जाएगा और मैं तुम्हें एक बड़े भाई के रूप में अपने दिल में कभी नहीं भूलूंगा। आशीष दीवान जोर से हंसे और जेम्स अग्रवाल के कंधे पर थपथपाते हुए बोले, तुम और मैं हमेशा भाई रहेंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं भाई। जेम्स अग्रवाल अयान के पास गए और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं तुमसे ईर्ष्या करता था और तुमसे नफरत करता था। मैं आपसे अपने किए के लिए क्षमा मांगने की भीख नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जैसा कि भाई आशीष दीवान ने कहा, यहां से जाने के बाद हम दोनों मायापुरी के लोग थे। अयान ने मुस्कुराते हुए जेम्स अग्रवाल की बात बीच में रोकी और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अंत में दया दिखाने के लिए मैं आपको अभी भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अतीत की शिकायतों को भुला दिया जाना चाहिए। जब सबने ये दृश्य देखा तो सभी खुशी से मुस्कुरा उठे, विशेषकर एल्डर सलोनी। वह अयान की अधिक से अधिक प्रशंसा करने लगी, लेकिन जितना अधिक वह ऐसा करती, एल्डर सलोनी के चेहरे पर चिंता उतनी ही गहरी होती जाती। आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल के अलावा अजय रेड्डी का अनुसरण करने वाले विशेषज्ञों को भी विभिन्न संप्रदायों द्वारा चुना गया था। सेन वंश के अन्य सभी सदस्य पराजित हो गए। जहां तक आशीष दीवान के छोटे भाई मौकी का सवाल है, वह फियर्स टाइगर संप्रदाय में चला गया। जब सभी का चयन हो गया तो सभी प्रतियोगी हाथ मिलाने लगे। शहर के चयन से पहले वे एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी मानते थे। हालांकि एक बार शहर का चयन हो जाने के बाद भविष्य में उन्हें अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे।
और बिछड़ने की भावना और भी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि उन सभी का गृहनगर एक ही था और वह था मायापुरी। अंत में ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में मारे गए खिलाड़ियों को छोड़कर कुल 300 खिलाड़ियों में से 20 से अधिक का चयन किया गया था। यह उन्मूलन दर पहले से ही बहुत अधिक थी। अंत में केवल एक व्यक्ति बचा था, अयान, जिसका चयन होना बाकी था। अनगिनत आंखें अयान पर टिकी थीं। वे सभी उत्सुक थे कि अयान किस संप्रदाय में प्रवेश करेगा। लेकिन इस समय हर किसी का मूड जटिल था, क्योंकि ग्रीन मून संप्रदाय, सबसे मजबूत दूसरे दर्जे का संप्रदाय, ने कभी किसी को नहीं चुना था। यह संप्रदाय अयान के लिए सबसे उपयुक्त है। हालांकि ब्लेजिंग फायर सेक्ट का दानिश दुबे भी अयान का सबसे बड़ा दुश्मन था। अधिक लोगों की नज़र दानिश दुबे पर पड़ी। क्या दानिश दुबे समग्र स्थिति को प्राथमिकता दे रहे थे और ग्रीन मून संप्रदाय में एक उत्कृष्ट मार्शल कलाकार शिष्य को जोड़ रहे थे, या क्या वह स्वार्थ को प्राथमिकता दे रहे थे और अयान की उपेक्षा कर रहे थे? सभी लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। हालांकि 5 मिनट के बाद भी दानिश दुबे ने कोई कदम नहीं उठाया। वह चेहरे पर अर्थपूर्ण मुस्कान लिए केवल अयान को देखता रहा। अयान का इरादा धधकती आग संप्रदाय में प्रवेश करने का बिल्कुल भी नहीं था। यदि धधकती आग वाले संप्रदाय ने भी उसे चुन लिया तो भी वह नहीं जाएगा। हालांकि अजीब बात यह है कि न केवल धधकती आग वाले संप्रदाय ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अन्य 5 संप्रदाय भी उदासीन बने रहे। पहले तो सभी ने सोचा कि पांचों संप्रदायों में अयान के लिए ग्रीन मून संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन 10 मिनट के बाद कोई भी नहीं बोला। नगर के राजा आयुष सरदार अब और नहीं देख सके। उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या ऐसी कोई शर्त है जिसका आपने उल्लेख नहीं किया है? तुमने अयान को अकेला क्यों छोड़ दिया? पांचों संप्रदायों के दूतों के चेहरों पर कटुता के भाव थे। नगर स्वामी आयुष सरदार को बड़ा झटका लगा। ऐसी बात कैसे घटित हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मायापुरी मार्शल सिटी चयन का एक और नया रिकॉर्ड बनने वाला है? ये तो अयान को अकेले ही यूनानिमस वोट मिलने का नतीजा था, लेकिन आखिर में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अन्य प्रतियोगी भी अचंभित रह गए। अयान का प्रदर्शन बहुत शानदार था। वह प्रतियोगिता में सबसे कड़ा प्रतियोगी होना चाहिए। परिणाम बिल्कुल विपरीत कैसे हो सकता है? अयान को भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी। पहले तो उसका चेहरा उदास था, फिर उसने आत्मज्ञान से दानिश दुबे की ओर देखा। इस समय दानिश दुबे की नज़र भी अयान पर पड़ी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दानिश दुबे ने ठहाका लगाते हुए कहा, सब लोग, क्या आप लोगों ने सबको चुन लिया है? अब कोई भी चुनना जारी नहीं रखना चाहता, है ना? 5 तृतीय श्रेणी के संप्रदाय चुप रहे। अयान वास्तव में पराजित हुआ था। आखिर क्या हो रहा है? नगर स्वामी आयुष सरदार क्रोधित हो गए और चिल्लाए, आप नगर चयन में प्रथम स्थान नहीं चाहते थे? प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अयान ने सभी प्रसिद्ध ब्रांड प्राप्त कर लिए हैं। यदि अयान सचमुच असफल हो गया तो सेन वंश भयानक स्थिति में आ जाएगा। सेन वंश दुबे वंश का एकमात्र शत्रु नहीं था। दुबे वंश द्वारा सेन वंश पर बार बार अत्याचार करने का कारण यह था कि दुबे वंश के अलावा दीवान वंश और अग्रवाल वंश भी थे। इसके अलावा अब मायापुरी शहर का एक और रेड्डी कबीला भी था। एक बार अयान हार गया तो संभवतः चारों परिवारों को सेन परिवार का सारा खाना खाना पड़ेगा। इन 4 कुलों में कुल 4 स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। सभी लोग चकित मत होइए, जल्दी करो और चुनो। जियाओ अयान प्रथम विजेता है। क्या आप उसे चुनना नहीं चाहते? राधिका सेन ने उत्सुकता से विनती की। इस समय अयान ने मुस्कुराते हुए राधिका सेन की तरफ सिर हिलाया और कहा, बहन राधिका, आपको हिम्मत रखनी होगी। चूंकि वे चुनाव नहीं करते, इसलिए हमें कटुतापूर्वक विनती करने की आवश्यकता नहीं है। रहने भी दो। अचानक घुड़सवार गौतम एल्डर ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, अयान, तुम मेरे अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार हो सकते हो। सभी का उत्साह बढ़ा और आशीष दीवान और जेम्स अग्रवाल ने राहत की सांस ली। लेकिन इस समय यूजेरन ने अचानक एल्डर सलोनी की कलाई पकड़ ली और फुसफुसाया, जूनियर सिस्टर, लापरवाह मत बनो। बड़ी सलोनी की आंखें चिंता से लाल हो गई। बड़े भाई, चरित्र या प्रतिभा की परवाह किए बिना अयान एक शीर्ष उम्मीदवार है। क्या हमें इतने अच्छे पौधे को छोड़ देना चाहिए? यूजेरन का हाथ जो एल्डर सलोनी को पकड़ रहा था भी कांपने लगा, लेकिन वह केवल ये शब्द ही बोल पाया, समग्र स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 4 शब्दों से एल्डर सलोनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी गई हो, और वह अचानक से विह्वल हो गई। 2 दिन पहले उड़ते जहाज पर दानिश दुबे के षड्यंत्र भरे शब्द एल्डर सलोनी के दिमाग में एक बार फिर गूंज उठे। मैं, दानिश दुबे, सभी से मेरे लिए शहर के चयन के नियम तोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन मेरी केवल एक ही विनती है, और वह ये कि किसी को भी सेन परिवार को चुनने की अनुमति नहीं है। यदि कोई मेरे आदेशों की अवहेलना करने का साहस करता है, तो हमारे धधकते अग्नि संप्रदाय को उनके प्रति निर्दयी होने के लिए दोष न दे। कौन दूसरे दर्जे के संप्रदाय को अपमानित करने का साहस करेगा? यद्यपि दानिश दुबे युवा थे, लेकिन वे एक प्रमुख शिष्य थे जिन पर ब्लेजिंग फायर संप्रदाय ने ध्यान केंद्रित किया था।
ये तथ्य कि ब्लेजिंग फायर संप्रदाय के पास एक युवा शिष्य दानिश दुबे था जो लोगों के चयन में संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ब्लेजिंग फायर संप्रदाय के बुजुर्गों की नज़र में दानिश दुबे कितने महत्वपूर्ण थे। जब यूजेरन और एल्डर सलोनी के बीच बातचीत इस बिंदु पर पहुंची तो जिन लोगों ने अपना दिमाग नहीं खोया था वे भी कारण और प्रभाव के बारे में सोचने लगे। नगरपाल आयुष सरदार ने दानिश दुबे को आश्चर्य से देखा और क्रोधित होकर कहा, दानिश दुबे, तुमने वास्तव में नगर चयन के नियमों में बाधा डालने का दुस्साहस किया। आयुष सरदार को पता था कि दुबे कबीले में बहुत सारी दुश्मनी है और वे सभी खलनायक हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दानिश दुबे इतनी दूर जाने की हिम्मत करेगा। ये बहुत बुरा था। दानिश दुबे ने शांति से कहा, लॉर्ड सिटी लॉर्ड, आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। मैंने शहर चयन के नियमों का उल्लंघन कब किया? यदि कोई सबूत नहीं है तो उसे निकल जाना ही बेहतर है। अन्य लोग अयान को चुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ये किसी और का अपना मामला है, क्या आप इसे जबरदस्ती कर सकते हैं? आयुष सरदार गुस्से से कांप रहा था, लेकिन वह क्या कर सकता था? इस समय दानिश दुबे ने अयान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अयान, तुम्हें याद है कि तुमने कोलोसियम में क्या कहा था? तुम्हें प्रसिद्धि पाने मत दो। जैसी आपकी इच्छा, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अयान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सच कहें तो उन्हें दानिश दुबे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अयान, तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। आप क्या कर सकते हैं? तो अब, दानिश दुबे ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, क्या बाकी 5 संप्रदायों ने लोगों का चयन पूरा कर लिया है? मुझे एक निश्चित उत्तर चाहिए। ये खत्म हो गया है। एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया। इसके तुरंत बाद भयंकर बाघ संप्रदाय, निडर शेर संप्रदाय और सफ़ेद तलवार संप्रदाय ने भी व्यक्त किया कि वे अब शिष्यों का चयन नहीं करेंगे। कैवलरी गेट के दूसरी ओर एल्डर सलोनी भी जेरन के बलपूर्वक नियंत्रण में असहाय था। अयान, इस समय एल्डर सलोनी अयान के सामने दौड़ी और आंखों में आंसू भरकर बोली, मैंने उस दिन कोलोसियम में कहा था कि यदि तुम मेरे घुड़सवार संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करूंगी। आज मैंने अपना वादा तोड़ दिया और तुम्हें नहीं चुना। मैं ही हूं जिसने तुम्हें निराश किया। इस हाथ को आपसे माफी मांगने के रूप में माना जा सकता है। छोटी बहन, आप ऐसा नहीं कर सकती। यूजीरान चौंक गया और जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि सभी के सामने एक तलवार की रोशनी चमक उठी। एल्डर सलोनी ने पहले ही उसका बायां हाथ काट दिया था और खून लगातार बह रहा था। हर कोई हैरान था। छोटी बहन, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? यूजेरन की आंखें भी लाल हो गईं। हालांकि बड़ी सलोनी ने उसके दर्द को नजरअंदाज कर दिया और अयान को दोषी भाव से देखा। बड़ी सलोनी ने सचमुच अयान के साथ एक साधारण मौखिक समझौता किया था, लेकिन ये केवल एक मौखिक समझौता था। वादा तोड़ने की बात तो दूर, अगर वह कृतघ्न भी था तो क्या मायापुरी शहर में, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया में भी बदला लेने की बात कम होगी? कौन एक शब्द के लिए अपना बायां हाथ काटने को तैयार होगा? इन महिलाओं में जो हीरो हैं, उन्होंने तो कई पुरुषों को भी शर्मिंदा कर दिया। अयान की पुतलियां भी सिकुड़ गई। वह जल्दी से एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथों से टूटे हुए हाथ को पकड़ लिया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, बड़ी सलोनी, मेरे दिल में आप एक विश्वासघाती व्यक्ति नहीं हैं। इस अनाम जूनियर को सम्मान देने के लिए धन्यवाद। अयान भी आपकी उस दयालुता को नहीं भूल सकता जो आपने उसकी देखभाल की। अगर कोई दूसरा दिन आया तो अयान उसका कर्ज जरूर चुका देगा। आपको मेरे लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी वह करने का साहस करता है जिसका वह हकदार है। यदि वह हत्या करने का साहस करता है तो उसे कंधे पर उठाने का भी साहस करता है। आज अयान का जीवन और मृत्यु स्वर्ग की इच्छा से तय होगा। इसके साथ ही अयान ने सम्मानपूर्वक टूटा हुआ हाथ यूजेरन को सौंप दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके सामने जो दुखद दृश्य था उसने सभी के दिलों को छू लिया। इस बिंदु पर एल्डर यूजेरन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अब किसी भी शिष्य की भर्ती नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में शहर का चयन समाप्त हो गया है। दानिश दुबे के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। अयान ने अभी भी दानिश दुबे की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने एल्डर सलोनी को प्रणाम किया और कहा, अयान की मृत्यु स्मरण करने योग्य नहीं है। एल्डर सलोनी का स्वास्थ्य लाभ आसान है। मैं आपके लिए 1000 साल की शुभकामनाएं देता हूँ। इतना कहते ही अयान ने कृपान हाथ में पकड़ी और कमर सीधी करके दानिश दुबे की तरफ मुँह किया। यदि उसे मरना भी पड़े तो भी वह भव्य और ईमानदार तरीके से मरेगा। दानिश दुबे के चेहरे पर शत्रुता और अधिक गंभीर होती गई जब उन्होंने कहा, लॉर्ड सिटी लॉर्ड, शहर का चयन समाप्त हो गया है। अब ये हमारे दुबे सेन परिवार के बीच दुश्मनी का विषय बन गया है। अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। आयुष सरदार ने दांत पीस लिए और मुठियां भींच लीं। हालांकि अब वह असहाय था। दानिश दुबे ने सिर उठाया और हंस पड़े। उसकी आंखें भयंकर घृणा से भरी हुई थीं। उसकी हंसी अचानक बंद हो गई। फिर उसने अयान की ओर अपनी तलवार तान दी और कहा, सेन उपनाम वाले छोटे बदमाश, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम और कहां भाग सकते हो।
जब उन्होंने ये कहा तो दानिश दुबे ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। उसके पीछे पीछे चेतन दुबे भी गुस्से में आ गए। रेड्डी कबीले के ऋतिक रेड्डी ने भी अयान को घेरने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का नेतृत्व किया। जहां तक दीवान वंश और अग्रवाल वंश का प्रश्न है, वे कुछ हद तक विचलित थे। अंततः उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और तटस्थ रवैया बनाए रखा। हालांकि चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी पहले स्तर के स्वर्गीय युआन क्षेत्र विशेषज्ञ थे, जबकि दानिश दुबे 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इसके अलावा दुबे कबीले और रेड्डी कबीले के चाचाओं में 30 से अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। अयान के चारों ओर इतने सारे लोग होने के कारण वह उड़ नहीं सकता था। अयान एक तरफा हताश स्थिति में था। सबसे पहले एक नर्म हथेली के बल ने राधिका सेन को दूर धकेल दिया, जिससे राधिका सेन बेहोश हो गई। फिर उसने अपने भंडार से शराब का एक जार निकाला और खूब पिया। उसने शराब का आखिरी घूंट निगला नहीं, बल्कि उसे काले कृपान पर छिड़क दिया। उसने तुरंत अपनी कृपान क्षैतिज रूप से घुमाई और जोर से हंसा। आओ, अगर मैं, अयान, अपनी बाहें ऊंची करूंगा तो माना जाएगा कि मुझ में रीढ़ नहीं है। ऐसी विकट परिस्थिति का सामना करते हुए भी अयान अपनी कृपान हाथ में लिए वहीं खड़ा था, शराब पी रहा था और खुशी से हंस रहा था। इस दृश्य ने कुछ लोगों के दिलों को झकझोर दिया। क्या रीढ़ वाला बच्चा है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेतन दुबे सबसे पहले आगे आए। स्वर्गीय युआन प्रथम परत विशेषज्ञ के रूप में चेतन दुबे की तलवार पर युआन क्यूई रात में बढ़ गई और एक स्वर्गीय और पृथ्वी को हिला देने वाली तलवार की रोशनी नीचे गिर गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जल्द ही सेन कबीले के सभी सदस्यों को मार डालूंगा और तुम भी येलो स्प्रिंग्स के रास्ते में अकेले नहीं रहोगे। ये छोटा सा अयान मेरे रेड्डी कबीले का है। ऋतिक रेड्डी भी आकाश में उड़े और अयान मेघ पर अपनी हथेली से प्रहार किया। एक विशाल युआन क्यू ताड़ का पेड़ उनकी ओर ऐसे बढ़ रहा था जैसे कोई काला बादल उन पर दबाव डाल रहा हो। 2 स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञों ने एक ही समय पर हमला किया। वह दृश्य इतना विशाल था कि उसकी तुलना किसी शहर के चयन युद्ध से नहीं की जा सकती थी। नगर के स्वामी के रूप में यद्यपि आयुष सरदार अयान को बचाना चाहता था, परंतु उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई जारी की और सभी प्रतियोगियों और उनके कबीले के लोगों को मार गिराया और तुरंत युद्ध के मैदान से बाहर चला गया। दोनों स्वर्गीय युआन स्वामियों ने केवल एक ही चाल चली, जो निकटवर्ती सीमा पर मौजूद सभी युवकों को सदमे से मर जाने के लिए पर्याप्त थी। अयान ने अपनी कृपान निकाली और खड़ा हो गया। आकाश से उतरती तलवार की किरण का सामना करते हुए आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली युआन क्यूई की हथेली को केवल उसके चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ देखा जा सकता था। उसकी तलवार लिए पीठ बहुत उदास लग रही थी। अच्छा काम, अयान जोर से चिल्लाया। उसने सचमुच अपने हाथ में एक लंबी कृपान पकड़ी और उसका स्वागत किया। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह कभी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। मेरे पोते को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन कर सकता है। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी हवा में आगे बढ़ा। उसके पीछे एक विशाल हाथ का निशान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह विशाल हाथ सूर्य द्वारा बनाया गया हो, जिसने हवा में चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी के हमलों को विफल कर दिया हो। दादाजी, अयान अचानक रुक गया और सुखद आश्चर्य से खुद को रोक नहीं सका। तियान्युआन पहली परत। चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी ने एक दूसरे को देखा और चिल्लाए, विक्रम सेन, ये बूढ़ा कमीना वास्तव में स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर कदम रख चुका है। विक्रम सेन के बाद सेन वंश भाला धारण करने वाले बड़ी संख्या में कबीले के लोग आए, जिनमें मूल क्षेत्र के 3 बुजुर्ग तथा चाचा पीढ़ी के कई विशेषज्ञ शामिल थे। अयान, आज मेरा सेन परिवार आपके साथ खड़ा है और मिलकर दुश्मन को जवाब देगा। सेन परिवार के कई सदस्य एक स्वर में चिल्लाए। अयान को लगा कि उसका दिल गर्म हो गया है और उसकी नाक में थोड़ी खटास आ गई है। करीब होने पर ऐसा ही महसूस होता है। जो कोई भी मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है, मैं मरते दम तक चैन से नहीं बैठूंगी। यहाँ तक कि अयान के पिता अशोक सेन, जो केवल बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में थे, भी आ गए थे। अयान की मदद से विक्रम सेन, जिसने अभी अभी स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर कदम रखा था, ने शुरू से ही चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी को उलझा दिया था। ग्रैंड एल्डर के नेतृत्व में सेन कबीले के कई सदस्य दुबे और रेड्डी कबीलों के मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने के लिए भी गए। हालांकि दोनों पक्षों के बीच ताकत और संख्या में अंतर बहुत अधिक था। दुबे और रेड्डी कुलों से 30 से अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ मौजूद थे। सेन कबीले के पास केवल 1 दर्जन या उससे अधिक मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। इन 10 या उससे अधिक लोगों का पालन पोषण सेन वंश के पतन से पहले किया गया था। जैसे ही तीनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हुई, सेन वंश प्रतिकूल स्थिति में आ गया। वे दबाव की स्थिति में थे और मुश्किल से ही अपनी स्थिति बनाए रख पा रहे थे, लेकिन वे प्रभावी जवाबी हमला करने में भी असमर्थ थे। 1 मिनट के भीतर सेन कबीले के 5वें स्तर के गुई युआन विशेषज्ञों में से एक घायल हो गया और महान बुजुर्ग कबीले के चारों ओर घूम रहे थे, अपने कबीले के सदस्यों के हमलों को लगातार रोकने के लिए अपनी 7वीं स्तर की गुई युआन शक्ति का उपयोग कर रहे थे। हालांकि इससे केवल थोड़ी देर के लिए ही देरी हो सकती थी, ये स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था।
बूढ़े आदमी विक्रम, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में स्वर्ग मूल क्षेत्र में चढ़ जाओगे, लेकिन आज वह दिन है जब तुम घृणा से मर जाओगे। चेतन दुबे ने हाथ में तलवार पकड़ी और हवा में वार कर दिया। वह चिल्लाया, उड़ते बादल तलवार, रात में हमला करो। इस तलवार की शक्ति असीम थी। यह एक पृथ्वी ग्रेड शुरुआती मार्शल कौशल था। विशाल तलवार की रोशनी के पीछे एक मंद सांप जैसी आंखों वाला प्रेत था जिसने अपनी आंखें खोली हुई थीं। यह अद्वितीय मार्शल कौशल निश्चित रूप से दुबे कबीले के पास नहीं था, बल्कि इसे दानिश दुबे ने ब्लेजिंग फायर संप्रदाय से वापस लाया था। ऋतिक रेड्डी ने भी इसी तरह अपनी हथेली हिलाई और चिल्लाया, रेड्डी क्लान पाम, क्लाउड फ्लिपिन पाम। ऋतिक रेड्डी के हथेली के प्रहार के साथ युआन क्यू हथेली का निशान अतुलनीय रूप से विशाल था, लेकिन यह चेतन दुबे के हमले की तुलना में बहुत कमजोर था। यह मार्शल स्किल से कमजोर था और यह उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक ग्रेड था। विक्रम सेन ने अपने हाथ और कलाइयां जोड़कर हवा में कदम रखा। उसी समय उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई और चिल्लाया, एक पत्ता सूरज को छाया देता है। इस हथेली पर दो विशाल युआन क्यूई हथेली के निशान उभरे हुए थे। दोनों हथेलियों के निशान एक साथ मिलकर एक उग्र दहाड़ते हुए ज्वलंत फीनिक्स के समान दिखते थे और दोनों हथेलियां फीनिक्स के पंख थे। ये चाल पृथ्वी ग्रेड प्राथमिक ग्रेड मार्शल कौशल कांग युआन तियान यान पाम से आई थी जो अयान ने विक्रम सेन को दी थी। क्योंकि इन तीन स्वर्गीय युआन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के पास स्वर्गीय मध्याह्न विशेषता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के साधना और मार्शल कौशल के आधार पर परिणाम का फैसला किया। विक्रम सेन के ये संशेड पाम ने तुरंत ही ऋतिक रेड्डी के क्लाउड फ्लिपिंग पाम को हरा दिया और फिर चेतन दुबे के लिए सुविधाजनक तलवार की रोशनी आपस में टकरा गई। विक्रम सेन की युआन क्यू हथेली द्वारा ऋतिक रेड्डी की हथेली नष्ट कर दिए जाने के बाद ये बहुत कमजोर हो गई थी। जब उस पर चेतन दुबे की तलवार की रोशनी पड़ी तो दोनों में विस्फोट हो गया। चेतन दुबे हवा में निश्चल खड़े रहे, जबकि विक्रम सेन कुछ कदम पीछे हट गए। उनके मुंह के कोने से खून बह रहा था। चेतन दुबे ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, पुराने मास्टर ऋतिक, मैं मुख्य हमलावर हूं, मेरी सहायता करो। इतना कहकर चेतन दुबे ने दूसरी तलवार भांजी, उड़ती बादल तलवार, पहाड़ों और नदियों को भड़काती तलवार। जब तलवार बाहर निकली तो विशाल तलवार की रोशनी अचानक गहरे लाल रंग में बदल गई, मानो वह किसी भयंकर सांप का जहरीला पत्र हो। विशेष रूप से तलवार की रोशनी एक भयंकर सांप की प्रेत छवि के चारों ओर लिपटी हुई थी, जैसे कि एक पुराना बेलकुंडलित वृक्ष। विक्रम सेन की महत्वाकांक्षा अचानक डगमगा गई। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश अदृश्य हो गया। ऐसा लगा जैसे आसमान अचानक एक क्षण के लिए काला हो गया था और फिर तुरंत ही सामान्य हो गया। हालांकि विक्रम सेन के पूरे दाहिने हाथ से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। हथेली पर प्रहार ब्लू ओरिजिन हेवनली यान पाम की चालों में से एक था, जो सितारों को ढकने के लिए चमकदार था। वह विशाल तार वास्तव में सूर्य के प्रकाश के संघनन जैसा था। ये कहा जा सकता है कि यह चमकता हुआ काले तीखे दानव वन को प्रकाशित कर रहा है। जहां भी उसकी नजर जाती वहां दिन जैसा उजाला था। कैन युआन की स्वर्गीय यान पाम पहाड़ और नदी की तलवार की रोशनी से टकरा गई। स्वर्गीय यान पाम और यहां तक कि यांग जिली के मार्शल कौशल, जबकि फ्लाइंग क्लाउड तलवार कानून सबसे हीन और जहरीले थे। तलवार की हथेलियां आपस में टकराई और एक तेज हवा तुरंत चली, जिसने एक के बाद एक अनगिनत प्राचीन पेड़ों को उखाड़ दिया, जिससे एक भयंकर हवा ने आकाश में कहर बरपा दिया। इतनी तेज हवा ओरिजिन रिटर्न के 5वें स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा ये केवल मार्शल कौशल की टक्कर के साथ आने वाली तेज हवा थी। एक क्षण के लिए हथेली तलवार के जंक्शन पर आधे लाल और आधे सफेद प्रकाश का एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ, जिससे आकाश का रंग बदल गया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बनी, ऋतिक रेड्डी अचानक सामने आया और उसने विक्रम सेन को बुरी तरह थप्पड़ मार दिया। यद्यपि उनका हथेली से प्रहार केवल एक उच्च श्रेणी का आत्मा श्रेणी का मार्शल कौशल था, विक्रम सेन के पास इससे निपटने के लिए कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। वह केवल जल्दबाजी में अपनी हथेली की शक्ति का उपयोग कर ऋतिक रेड्डी के छिपे हुए हमले को चकमा दे सकता था। परिणामस्वरूप विक्रम सेन का स्वर्गीय यान पाम अपने आप ही नष्ट हो गया। चेतन दुबे की तलवार की लाइट खुल गई और सीधे विक्रम सेन पर जा गिरी। विक्रम सेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हवा में ही मोड़ लिया, जिससे तलवार का वार चकमा दे गया। हालांकि भयावह तलवार की रोशनी विक्रम सेन को छू गई, जिससे उनका दाहिना हाथ बैंगनी हो गया। अच्छा नहीं, मुझे जहर दिया गया है। विक्रम सेन को झटका लगा और उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ से अपनी भयंकर युआन क्यू को संघनित किया और उसे अपने दाहिने हाथ पर जोर से मारा। इस समय उसकी दाहिनी भुजा पर बैंगनी लाल जहरीली गैस बेतहाशा दौड़ रही थी। यह पहले ही बोनेक तक पहुंच चुका था और जहां भी यह गुजरता था त्वचा जल्दी ही सड़ जाती थी और उसमें फुंसियां आ जाती थीं। ये सोचने के बाद कि विक्रम सेन समय रहते खुद को कैसे बचा सकते हैं, उन्होंने जहर को बेअसर करने के लिए अपने स्वर्गीय यान पाम का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका दाहिना हाथ पहले से ही घावों से भरा हुआ था। हा, चेतन दुबे ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े आदमी विक्रम, तुमने अभी अभी स्वर्ग मूल क्षेत्र में कदम रखा है।
फिर भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। आप सचमुच नहीं जानते कि मरना है या नहीं। कुछ और हरकतें करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। चेतन दुबे ने अपनी तलवार ऊंची उठाई और आसमान की ओर तान दी। भोर से पहले का काला आकाश और भी अधिक काला हो गया। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे आसमान में एक बैंगनी अजगर का साया हवा में उड़ रहा हो। जैसे ही प्रेत नीचे उतरा, उसने हवा में एक अजीब सांप के आकार का बैंगनी निशान छोड़ दिया। जब अजगर प्रेत तलवार पर झपटा तो तलवार अचानक कांपने लगी। इससे पहले कि वह अपनी तलवार घुमा पाता, बैंगनी तरल की बड़ी बूंदें तलवार से नीचे बहने लगीं। वह नहीं जानता था कि वह तरल पदार्थ कोई काल्पनिक वस्तु थी या वास्तविक, लेकिन जब वह तरल पदार्थ प्राचीन वृक्ष की टूटी हुई जड़ के आधे हिस्से पर गिरा, तो प्राचीन वृक्ष तुरंत ही जंग खा गया और पलक झपकते ही वह पिघलकर बैंगनी पानी के एक तालाब में बदल गया। विक्रमसेन का दिल धड़क उठा। उसने यह आशा नहीं की थी कि धधकते अग्नि संप्रदाय का नाम इतना पुरुषोचित होगा, लेकिन उसके युद्ध कौशल इतने क्रूर थे। दूसरी तरफ अपने दुश्मन को खो चुका अयान दानिश दुबे के निशाने पर था, जो लंबे समय से मौके की तलाश में था। स्वर्गीय मूल क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच टकराव ने अनगिनत जियांटियन क्षेत्र के प्रतियोगियों को रोमांचित कर दिया और उनके दिलों में अंतहीन कंपन पैदा कर दिया। उनके जैसे निम्न क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की नज़र में स्वर्गीय युवान क्षेत्र के विशेषज्ञों के हमले पहाड़ों और नदियों को हिलाने में सक्षम प्रतीत होते थे, जिससे सूर्य और चंद्रमा का रंग बदल जाता था। ये बिल्कुल समझ से परे था। इस समय चेतन दुबे की तलवार के वार की चमक बहुत बड़ी नहीं थी। ये केवल 100 मीटर लंबा था। हालांकि आम लोगों की नज़र में ये लंबाई पहले से ही एक चौंकाने वाला दृश्य था जो आकाश और पृथ्वी को भेद सकता था। 100 मीटर ऊंची तलवार की रोशनी निकली, जिससे आसपास की हवा विकृत हो गई। पहली नज़र में ये धुंधला और अस्पष्ट था। हवा की यह असामान्य अभिव्यक्ति तलवार की रोशनी पर अजीब जहर के कारण हुई थी। विक्रमसेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आकाश में तारे चमक उठे। उसकी हथेलियों पर पड़ने वाली रोशनी ने सितारों और चांद की रोशनी को तुरंत ही अस्पष्ट कर दिया। यद्यपि ये दृश्य केवल नीचे बैठे मार्शल कलाकारों ने ही देखा था, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि विक्रमसेन की हथेली का प्रहार कितना शक्तिशाली था। विक्रमसेन ने अपनी हथेली की शक्ति एकत्रित की और गहरी आवाज में चिल्लाया, स्वर्गीय यांगपाम। ये चाल ब्लू ओरिजिन हेवनली यांगपाम के नाम से मेल खाती थी और स्पष्ट रूप से सबसे मजबूत चाल थी। हर कोई केवल ये देख सकता था कि विक्रमसेन के सिर के ऊपर आकाश में अचानक प्रकाश का एक विशाल सर्पिल भंवर प्रकट हुआ। भंवर धीरे धीरे दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगा और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई की विशाल मात्रा को अपने में समाहित कर लिया। जैसे ही भंवर घुमा, अकल्पनीय मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा विक्रमसेन के हाथ में समा गई। स्वर्गीय यांगपाम की यह चाल तुरंत जारी कर दी गई। एक और 100 मीटर ऊंचा और 50 मीटर चौड़ा चमकता हुआ ताड़ का निशान था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दोनों ओर से तेज हवाएं चल रही थीं, जो चांद देखने के लिए बादलों को चीर रही थीं। एक तलवार और एक हथेली एक बार फिर टकराई। विशैली तलवार की रोशनी से विशाल हथेली का निशान क्षत विक्षत हो गया था। हथेली के निशान को पहले एक अजीब बैंगनी रंग से रंगा गया और बैंगनी रंग सभी दिशाओं में फैलता गया। विशाल जहरीली तलवार की रोशनी भी गंगलाई की युआन क्यूई हथेली से शुद्ध हो गई और तलवार की रोशनी का रंग जल्दी से फीका पड़ गया। उन दोनों के भयानक युद्ध कौशल एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे और लगभग लुप्त होने वाले थे। इस समय विक्रमसेन ने इस दृश्य की एक झलक देखी और जल्दी से चिल्लाया, छोटे अयान की रक्षा करो। उनके ध्यान भटकने से ऋतिक रेड्डी को तुरंत विक्रमसेन की पीठ के चारों ओर घूमने और अपना हाथ ऊपर उठाकर लगातार 3 हथेलियां बनाने का मौका मिल गया। धमाका! आकाश में विक्रमसेन की हथेली का निशान और चेतन दुबे की तलवार की रोशनी अंततः अपनी सीमा पर पहुंच गई और दोनों ही फट गए। लेकिन उसके पीछे ऋतिक रेड्डी के 3 युआन क्यूई हथेली के निशान भी उड़ गए। विक्रमसेन की प्रतिक्रिया पहले से ही तेज थी। दुर्भाग्यवश वह पहला मौका गंवा चुका था। पूरी ताकत से बचने के बाद भी ऋतिक रेड्डी की तीसरी हथेली से उन पर प्रहार हुआ। ये हथेली विक्रमसेन की पीठ पर आकर गिरी। पूरे हथेली के निशान ने विक्रमसेन को पूरी तरह से ढक लिया, लेकिन विक्रमसेन की पीठ के बीच में अचानक एक छोटा हथेली का निशान दिखाई दिया। छोटे से हथेली के निशान के कारण विक्रमसेन की त्वचा और मांस में छेद हो गया। एक ही समय में उसकी 3 पसलियां टूट गईं और मुंह में बैंगनी रंग का खून बह निकला। विशाल हथेली, साथ ही छोटी हथेली के निशान तथा दोहरी हथेली के बल के कारण विक्रमसेन की आंतरिक चोटें गंभीर हो गई तथा उनके आंतरिक अंगों को भी चोट पहुंची। दादाजी, अयान ने यह देखा और जल्दी से आगे बढ़ना चाहा। हालांकि उसी समय एक भयंकर तलवार की रोशनी अयान के पैरों की उंगलियों पर गिरी, जिससे मिट्टी आसमान में उड़ गई। इस तलवार का प्रयोग दानिश दुबे ने किया था। सौभाग्यवश अयान की प्रतिक्रिया काफी तीव्र थी और वह जल्दी से रुक गया, अन्यथा उसका पूरा चेहरा काट दिया गया होता। छोटे कमीने, मेरे छोटे भाई और बहन की जान के बदले में। दानिश दुबे का चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था।
जैसे ही उसने तलवार को काटना समाप्त किया, उसने अपना बायां हाथ हिलाया और युआन क्यूई हथेली बल की एक रेशा प्रकट हुई। इस हथेली में किसी भी प्रकार के युद्ध कौशल का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ एक आकस्मिक हथेली का प्रहार था, लेकिन यह मूल प्रत्यावर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के युआन क्यूई के साथ भी संघनित था। उस हथेली की शक्ति की गति पहले से ही एक जियांटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार की क्षमता के दायरे से परे थी। अयान की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी और वह तुरंत फ्लैश स्टेप्स के साथ पीछे हट गया। लेकिन फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले जब उन्होंने दानिश दुबे के तलवार के वार को चकमा दिया था, तब उनका शरीर पहले से ही आपातकालीन स्थिति में था। जब वह जल्दी में रुका तो उसमें प्रबल जड़ता रही होगी। इस समय वह अचानक पीछे हट गया और एक क्षण के लिए उसकी गति धीमी हो गई। फ्लैश स्टेप्स आश्चर्यजनक रूप से तेज थे, जिससे अयान को युआन क्यू पाम पावर से तुरंत बचने में मदद मिली, लेकिन वह पाम पावर की सीमा से बचने में असमर्थ रहा। युआन क्यू हथेली अयान के सामने 3 कदम आगे आ गई। ये हथेली का बल इतना आघातकारी था कि इसने अयान को, जो फ्लैश शेडो स्टेप्स की अवस्था में था, बलपूर्वक उड़ा दिया। यद्यपि अयान पर हथेली के बल का सीधा प्रहार नहीं हुआ था, फिर भी हथेली के बल से उत्पन्न आघात तरंग ने अयान को प्रभावित किया। वहां छोटे पत्थरों के बड़े टुकड़े भी थे जो हथेली के बल की बमबारी के तहत बेतरतीब ढंग से हर जगह फेंके गए थे। ये सभी पत्थर दानिश दुबे के युआन क्यूई के साथ थे और वे बेहद कठोर थे। पत्थर हर जगह बिखरे हुए थे, हवा में इस कदर फैल रहे थे कि कान फाड़ देने वाली आवाजें निकल रही थीं। अयान को सबसे पहले सदमे की लहर ने अपनी चपेट में लिया। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो कोई उल्का उस पर टूट पड़ा हो। उसका मन गूंजता रहा और उसके कान लगातार गूंजते रहे। फिर छोटे छोटे पत्थर अयान के शरीर में घुस गए। लापरवाह, इस बार वह सचमुच लापरवाह था। पिछली बार सेन मैनर में अयान का ध्यान दानिश दुबे की हत्या से बचने पर था और वह बमुश्किल बच पाया था, लेकिन इस बार उसे चिंता थी कि उसके दादाजी कदम दर कदम गलत होते जाएंगे। जब अयान जमीन पर उतरा, तब तक उसके शरीर पर 6 गहरे घाव हो चुके थे। बिखरे हुए कंकड़ अत्यंत घातक थे। उसकी छाती और पीठ के अलावा, जो काले कवच से सुरक्षित थे, 6 भेदक घाव अयान के दोनों हाथों और पैरों में विभाजित थे। अयान जमीन पर उतरा और फिर बैठ गया। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खड़ा नहीं हो सका। इस दृश्य ने सबका ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार सभी का मुख्य लक्ष्य अयान था। यहाँ तक कि विक्रम सेन, चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी ने भी अस्थायी रूप से लड़ना बंद कर दिया और अयान की ओर देखने लगे। जियो अयान। विक्रम सेन घबरा गए और अपने पोते की रक्षा के लिए जल्दी से ऊपर गए। हालांकि चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने विक्रम सेन को उलझा दिया। चेतन दुबे ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी विक्रम, मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि आज आपके पोते को कैसे यातना देकर मार दिया गया। जब तुम ये दृश्य देखोगे तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। दूरी पर अयान युद्ध चक्र में दानिश दुबे ने आसमान में एक कदम बढ़ाया और ऊपर से अयान पर तलवार तानते हुए चिल्लाया, साले, अब तुझे मेरे लिए पागल हो जाना चाहिए। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? अपने पूर्वजों को भाड़ में जाओ, छोटी कुतिया। अगर तुमने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। दानिश दुबे बहुत गुस्से में थे और उन्हें अपनी पहचान की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने वास्तव में वहीं पर गाली दे दी। दानिश दुबे ने गाली देते हुए हाथ में तलवार उठा ली। तलवार के ऊपर हवा में एक विशाल सांप के सिर वाला प्रेत धीरे धीरे आकार लेने लगा। आकाश के नीचे वह भयावह और भयानक विशाल सांप भूत जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस समय कुछ ही मील के भीतर यह एक भयानक नरक में बदल गया हो। चलो देखते हैं इस बार तुम कहाँ जा रहे हो, पृथ्वी राक्षस, सांप राजा तलवार। हर कोई दंग रह गया। ये पहली बार था जब उन्होंने पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार देखी थी। वे सभी उस युद्ध कौशल की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। इस तलवार के प्रहार का भयानक दृश्य वास्तव में 3 स्वर्गीय युआन स्वामियों के सामने आ गया था। हिस सलोनी ने एब्सोल्यूट सेबर संप्रदाय से ठंडी हवा का एक सांस अंदर लिया। बहुत चौंकाने वाला, इस तलवार में निहित भयानक शक्ति वास्तव में 5वें स्तर के मूल रिटर्निंग मार्शल कल्टीवेटर के हाथों से आई थी। जब सेन कबीले ने पृथ्वी दानव सर्प राजा तलवार को देखा तो उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव प्रकट हुए। उस समय जब विक्रम सेन अभी भी मूल क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, उन्हें पृथ्वी राक्षस सर्प राजा तलवार प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा था। हालांकि अयान केवल जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। कैसे? अयान खुद भी ये बात जानता था। वह गहराई से समझता था कि भले ही उसकी वर्तमान ताकत पहले की तुलना में 50 गुना अधिक हो, वह निश्चित रूप से दानिश दुबे की तलवार को नहीं पकड़ पाएगा। ये सोचकर अयान ने उदास मुस्कान बिखेरी और कहा, दानिश दुबे, तुम तो बस मुझे मारना चाहते हो। रहने भी दो, चूंकि मामला ऐसा ही है तो चलिए आज इसे यहीं खत्म करते हैं। इस समय अयान के चेहरे पर उदास मुस्कान एक दृढ़ अभिव्यक्ति में बदल गई थी, जो मौत की ओर ऐसे देख रही थी जैसे वह घर लौट रही हो। दानिश दुबे के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल,
यह निश्चित था कि वह मर जाएगा। उस स्थिति में वह केवल उन बाहरी ताकतों पर ही भरोसा कर सकता था जो उसकी नहीं थीं। ये सोचकर अयान पालथी मारकर बैठ गया और अपने दाहिने हाथ में काले तराजू वाली कृपान को ऊपर उठा लिया। इसके तुरंत बाद सफ़ेद लपटों और बिजली से सील किया गया बिजली का ताबीज उसके भंडारण की अंगूठी से बाहर उड़ गया। उसी समय उसने विशालकाय कृपान को जमीन में गाड़ दिया। थंडर टेलिस्मैन तुरंत ही विशाल कृपान की नोक में घुस गया और 3 मीटर की कृपान द्वारा जमीन में धंस गया। पृथ्वी राक्षस सर्प राजा तलवार की शक्ति से हर कोई हैरान था और किसी ने अयान की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अयान ने काले ब्लेड पर अपना बायां हाथ 3 बार मारा, जिससे धातुओं के आपस में टकराने की 3 बार आवाजें उत्पन्न हुई। थंडर के 9 रूपांतरणों ने सभी को चौंका दिया। जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया बिजली का ताबीज अचानक से चमकती हुई सफेद बिजली के गोले के रूप में फूट पड़ा। काली कृपान का पूरा ब्लेड बिजली से लिपटा हुआ था। दानिश दुबे, भले ही तुम मुझे मार दोगे, मैं तुम्हारी खाल उतार लूंगा, अयान जोर से चिल्लाया। इस समय दानिश दुबे का विशालकाय वाइपर हेड वाला प्रेत पूरी तरह सुरक्षित था। ये स्वर्ग और पृथ्वी से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा को हिंसक रूप से अवशोषित कर रहा था। हा 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 हा, दानिश दुबे के बाल बिखरे हुए थे और वह पागलों की तरह हंस रहे थे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी खाल कैसे उतार सकते हो। अयान ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे थंडर किंग और किंग स्पैरो सील्स का इस्तेमाल किया। इस समय अयान का हृदय शांत जल के समान था, न कुछ देख रहा था, न सुन रहा था, न ही कुछ बिगाड़ रहा था। इस समय अयान ने सातों भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया, न तो दुखी, न ही खुश, न ही गुस्सा और न ही चिंतित। इस समय अयान ने सभी बाहरी कारकों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि वह एक ऐसी दुनिया में था जो केवल उसकी थी। यह मौन में होने वाली तथाकथित गड़गड़ाहट थी और अयान पर्वतीय वर्षा आने से पहले ही इस गड़गड़ाहट को जन्म दे रहा था। इस समय तो ऐसा लग रहा था जैसे समय भी धीमा पड़ गया हो। सभी की गति दर्जनों गुना धीमी थी। यहाँ तक कि दानिश दुबे की स्वर्ग और धरती को हिला देने वाली तलवार की मार भी अजीब तरह से धीमी थी। वाइपर के सिर में संघनित दुर्जेय शक्ति धीरे धीरे दानिश दुबे की तलवार में संघनित हो रही थी। उसी समय अयान ने अपने हाथ हिलाए और राजा स्पैरो सील ने पहला इशारा किया। स्वर्गीय भाग्य थंडर ड्राइंड हाथ, ये किंग स्पैरो सील के पहले हस्त संकेत का नाम था। अयान ने अपनी बीच वाली उंगलियां मोड़ लीं और दोनों हथेलियां आपस में जोड़ लीं। बिजली के ताबीज के भीतर बिजली की एक हिंसक सफेद लौ अचानक अयान के हाथों में आ गई। एक क्षण में उसकी उंगलियां बिजली की तरह चमक उठीं। अतीत में अयान ने बिजली की शक्ति को अवशोषित कर लिया था। हर बार जब वह बिजली की शक्ति को अवशोषित करता तो अगली धारा में बिजली की शक्ति पिछली धारा की तुलना में कई स्तर अधिक मजबूत होती और यह बिजली के वास्तविक शरीर की शक्ति के करीब होती। इस बार अयान ने इसे ग्रहण नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने सीधे इसका इस्तेमाल किया। अयान की वर्तमान शक्ति के साथ वह इतनी शक्तिशाली बिजली का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि उन्होंने शुरू में मौत को ऐसे माना था जैसे कि वे घर लौट रहे हों और उन्होंने दानिश दुबे की जिंदगी से लड़ने का मन बना लिया था। दूसरा इशारा था पृथ्वी आत्मा बिजली हाथ। अयान के हाथ पीछे की ओर मुड़ गए, उसकी 8 उंगलियां आपस में चिपकी हुई थीं। उसका बायां अंगूठा आगे की ओर चला गया और दायां अंगूठा पीछे की ओर चला गया। बिजली की एक किरण बिजली के ताबीज से उड़ी और अयान की हथेली में समा गई। अयान के हाथ की पीठ पर आश्चर्यजनक सफेद बिजली पहले ही चढ़ चुकी थी। तीसरा इशारा था थंडर गैदरिंग हैंड को न हिलाना। अयान ने अपनी मुठियां भींच लीं और उन्हें आपस में भींच लिया। बिजली की एक तीसरी किरण उसके हाथों में आ गई। बिजली अयान के हाथों से चढ़ती हुई उसकी कलाई तक पहुंच गई। बिजली की भयानक शक्ति के कारण अयान के हाथों की त्वचा सड़ने लगी। त्वचा के टुकड़े धीरे धीरे उसके शरीर से निकल गए। अयान नहीं रुका। चौथा इशारा था निर्भय थंडर रिफाइनिंग हैंड। अयान ने अपनी बीच की उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसकी 4 उंगलियां उल्टी हो गईं और उसके अंगूठे आपस में फंस गए। बिजली का चौथा बोल्ट उसके हाथों में आ गया और बिजली की सफेद लपटें अभी भी उसकी कलाई को पार कर उसकी बांह की ओर फैल रही थीं। पांचवा हाथ इशारा स्वर्गीय डिपर बिजली परिवर्तन। बिजली के एक बोल्ट ने उसे आकर्षित किया और बिजली का घना बोल्ट पहले से ही उसकी बांह के बीच तक चढ़ गया था। छठा हाथ इशारा काले बादल बिजली गर्जना। बिजली की एक चमक ने उसे आकर्षित किया और घनी सफेद बिजली उसकी कोहनी तक चढ़ गई। इस समय अयान की भुजाओं की त्वचा और भी अधिक उतर गई थी, पिघल गई थी। दोनों भुजाओं का 1/3 मांस और रक्त पिघलकर तरल हो गया था। इतनी अधिक शक्ति ने अयान के चारों ओर एस्ट्रल क्यूई का एक गोलाकार अवरोध भी बना दिया था। अयान के पास बिजली के प्रत्येक अतिरिक्त बोल्ट के साथ अवरोध सभी दिशाओं में फैल जाता था। हर बार जब यह अवरोध बढ़ता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। पेड़ टूटकर धूल में बदल जाते, पत्थर चूर्ण में बदल जाते और झुलसी हुई धरती धुआं में बदल जाती। 7वीं हस्त मुद्रा दिव्य गड़गड़ाहट। पर्वतों और नदियों को निगलती हुई बिजली की एक चमक ने उसे आकर्षित किया और सफेद रोशनी उसकी कोहनी पर से रेंगती हुई उसके कंधे की ओर फैल गई। 8वां हाथ संकेत बिजली आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी हिला।
बिजली की एक चमक ने उसे आकर्षित किया और सफेद रोशनी उसके कंधे के सामने तक चढ़ गई। अयान की बाहों में तेजी से तरलीकृत मांस और रक्त तुरंत वाष्पीकृत हो गया। लगभग आधा क्षेत्र सफेद हड्डियों से ढका हुआ था। 9वां हाथ इशारा, अंडरवर्ल्ड किंग थंडर रेज। बिजली ने उसे आकर्षित किया और वह पहले ही उसके कंधों पर चढ़ चुका था। इस समय अयान के दोनों हाथों की पीठ सफेद बिजली से ढकी हुई थी। उसके चारों ओर गोलाकार आभा कवच 10 मीटर की त्रिज्या तक फैल गया। 10 मीटर के दायरे में किसी भी मार्शल कलाकार की रुकने की हिम्मत नहीं थी। जिस भूमि पर अयान स्थित था वह प्राकृतिक रूप से निषिद्ध क्षेत्र बन गया था। वहां कोई जीवन नहीं बचा था, कुछ भी नहीं बचा था। यहां तक कि अयान के नीचे की जमीन भी एक गोलार्ध में गायब हो गई और अयान हवा में पालथी मारकर बैठ गया। वह क्या है? सभी ने ठंडी हवा में सांस ली और डरकर चिल्ला उठे। तब विक्रम सेन के चेहरे के भाव बदल गए। चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अयान के आभामंडल में भयानक परिवर्तन महसूस किया। दानिश दुबे के हाथ में तलवार पहले ही आसमान से उतरकर अयान की ओर बढ़ चुकी थी। अयान की सारी गतिविधियां बिजली और चकमक पत्थर के बीच घटित हुई। ये केवल उनकी अतुलनीय एकाग्रता ही थी जिसने उनकी इंद्रियों में समय को धीमा कर दिया था। हालांकि 9 हाथ के इशारों के बाद अयान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। बिजली की 2 किरणें निकली जो अत्यंत चौंकाने वाली थीं। अंत में अंतिम मुद्रा में अयान ने अपनी हथेलियों को अलग किया और अपनी अंगुलियों को आपस में टकराकर एक प्रिज्मीय मुद्रा बनाई। वह चिल्लाया, गौरैया, राजा, मुहर। आकाश में उड़ता हुआ वह छोटा पक्षी सीधे अयान के हाथों के बीच से होते हुए नीचे की ओर आया और अयान ने उसे पकड़ लिया। जाना, अयान की गर्दन और माथे की नसें उभर आए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और छोटी चिड़िया को बाहर फेंक दिया। उस समय आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया और सूर्य और चंद्रमा चमकना बंद हो गए। एक तूफान आया और 10 मीटर लंबी बिजली की चमकती हुई सुनहरी चट्टान आसमान में उड़ गई। बिजली की एक लंबी पूंछ को घसीटते हुए वह सीधे 9 आकाशों में जा गिरी। जो गड़गड़ाहट बहुत दिनों से शांत थी वह अंततः फूट पड़ी। हर कोई प्रकाश की हजारों श्वेत किरणों से घिरा हुआ था और उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए थे। केवल अयान के चेहरे पर राहत का भाव था। उसने धीरे धीरे अपनी भुजाएं नीचे कर लीं और अपने शरीर को भाप बनकर छाती और गर्दन तक फैलने दिया। भारी मात्रा में बिजली गिरने से हुई मौत का यह दृश्य अनियंत्रित था। दानिश दुबे, जब अयान मर रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मेरी जान चाहते हो तो तुम्हें कीमत के तौर पर कुछ छोड़ना होगा। 10 मीटर ऊंची सुनहरी बिजली की चट्टान आसमान से उतरी और एक बड़ा गोता लगाते हुए दानिश दुबे की ओर तेजी से बढ़ी। दानिश दुबे ने घबराकर चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अयान की ओर अर्थ-फाइंड स्नैक किंग तलवार फेंकी। हवा में एक तलवार और एक पक्षी की मुलाकात हुई। दानिश दुबे की सबसे भयावह और जहरीली सर्पराजा तलवार ने सुनहरे बिजली के रॉक पर प्रहार किया जो अत्यंत भयंकर और शुद्ध अयान था। ये तलवार का प्रहार साधारण 9वें स्तर के मूल रिटर्निंग रियल्म विशेषज्ञों के मार्शल कौशल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सबके ध्यान में इसने गोल्डन लाइटनिंग रॉक के साथ एक पागल लड़ाई शुरू कर दी। हवा में उड़ते हुए एक विशालकाय वाइपर प्रेत ने एक लाल रंग का पत्र उगल दिया। छोटा पक्षी एक सुनहरे बिजली के गोले में बदल गया, एक सफेद लौ वाले सिंदूरी पक्षी की तरह जो आग के स्नान से पुनर्जन्म ले चुका था। उसका पूरा शरीर जलती हुई सफेद बिजली से लिपटा हुआ था और एक जोड़ी अग्नि नेत्रों से 1 लाख फीट की सफेद रोशनी निकल रही थी। हर कोई युद्ध चक्र के मर्म को महसूस कर सकता था। उस अतुलनीय विनाश में स्वर्गमूल क्षेत्र जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के पास भी अपने कुल के लोगों को शीघ्र वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय किसी को भी एक दूसरे से लड़ने की परवाह नहीं थी। यदि वे ध्यान नहीं देंगे और सर्प पक्षी की लड़ाई में फंस जाएंगे तो वे निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। हर मार्शल कलाकार के दिल में केवल एक ही शब्द था, बच निकलो। पक्षी सांप संघर्ष के आंतरिक घेरे से जल्दी से बच निकले। जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर होगा। जल्दी करो, उड़ने वाला जहाज रवाना होना चाहिए। नगर के स्वामी आयुष सरदार हवा में उठे और उनका शरीर अचानक मजबूत हो गया। उन्होंने वास्तव में उड़ते जहाज को धकेलने और उस पर बैठे निर्दोष दर्शकों को बचाने के लिए अपने बलवान हाथों का प्रयोग किया। उड़ता हुआ जहाज भी पूरी गति से आगे बढ़ गया तथा कम ऊंचाई पर रहकर उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। धत तेरी की, आयुष सरदार ने कोसा, आखिर हुआ क्या? अयान और दानिश दुबे के बीच अंतिम लड़ाई पहले ही स्वर्ग मूल क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वर्ग मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ ने हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। समय की इन 2 छोटी सांसों में ही श्वेत फोटोइलेक्ट्रिक पक्षी ने पहले ही ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया था और पृथ्वी दानव सर्प राजा तलवार को पागलपन की तरह दबा दिया था। ये देखकर कि पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार नष्ट होने वाली थी, दानिश दुबे का चेहरा चिंता से लाल हो गया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ाया। इस पर दानिश दुबे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार से वार कर दिया। उसके सिर के ऊपर तैरते विशालकाय सांप की छवि अचानक एक लंबी काली गैस में खिंच गई।
काली गैस तुरंत ही पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार की रोशनी में विलीन हो गई, जिससे मूल रूप से आकारहीन तलवार की रोशनी अचानक एक काले सांप में बदल गई। विस्फोट के कारण काली रोशनी वाला पक्षी अचानक उसके चारों ओर लिपट गया। तीखे सांप के विषदंतों ने बिजली पक्षी के शरीर पर लगे बिजली के पंखों को एक एक करके काट लिया। प्रत्येक काटने से श्वेत प्रकाश विद्युत पक्षी के शरीर से बिजली की एक किरण गिरती थी। बिजली के बोल्ट टूटकर धीरे धीरे हवा में बिखर गए। श्वेत प्रकाश विद्युत पक्षी क्रोधित हो गया। उसके तीखे पंजे तुरंत काले सांप के शरीर में धंस गए, जिससे काला सांप कांप उठा। इसके तुरंत बाद बिजली पक्षी ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी तीखी चोंच सांप के सिर में ऐसे घुस गई जैसे कोई तीर डोरी से टूटकर अलग हो गया हो। पृथ्वी राक्षस सांप राजा तलवार टूट गया था। ये कैसे संभव है? यह अवश्य ही एक स्वप्न होगा। वह छोटा सा कमीना जिसका उपनाम सेन है, वह जियांटियन क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है। वह मेरी पृथ्वी दानव सर्प राजा तलवार को कैसे तोड़ सकता है? दानिश दुबे दिल की गहराइयों से चिल्ला उठे। दानिश दुबे चाहे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हों, वे पहले ही हार चुके थे। काले पक्षी से लड़ने के बाद सफेद फोटो इलेक्ट्रिक पक्षी का शरीर अपने मूल आकार का 1/3 रह गया था। इसके केवल 3 मीटर तक फैले हुए पंख बचे थे। हालांकि व्हाइट फोटो इलेक्ट्रिक बर्ड रुका नहीं और दानिश दुबे की ओर बढ़ता रहा। बिजली पक्षी हवा में घूम गया और प्रकाश के एक शटल में बदल गया। घनी सफेद लपटें बिजली के साथ कड़क रही थीं और हर तीखी आवाज दिल को छू रही थी। क्रोध, भय, अनिच्छा और निराशा ने दानिश दुबे के दिल को घेर लिया। इस समय दानिश दुबे ने नियंत्रण खो दिया। उसने पागलों की तरह अपने शरीर में युआन क्यूई को झुकाया और पागलों की तरह बिजली पक्षी पर वार किया। दानिश दुबे ने एक ही सांस में सैकड़ों वार कर दिए। सैकड़ों तलवारों की रोशनियां फूट पड़ी और बिजली पक्षी के शरीर पर गिरी। और उस बिजली पक्षी को थंडर किंग सील की निडर भावना विरासत में मिली, जो एक वर्मिलियन पक्षी की तरह जंगल में सब कुछ जला देती थी। भारी तलवार की रोशनी एक क्षण के लिए भी रुके बिना फट गई। अंततः दानिश दुबे ने अपनी आखिरी तलवार काट ली और अगली तलवार काटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अंततः सफेद फोटो इलेक्ट्रिक पक्षी, जो केवल 2 मीटर लंबा था, दानिश दुबे के शरीर से टकराया। धमाका! आकाश में सफेद रोशनी चमक उठी। दानिश दुबे के हृदय से एक सफेद विस्फोटक लहर चारों दिशाओं में घूम रही थी, जैसे तेल के बर्तन में पानी की एक बूंद टपक रही हो। वह दृश्य अत्यंत प्रबल दृश्यात्मक प्रभाव वाला प्रतीत हो रहा था, मानो कोई उफनती नदी मायापुरी पर टूट पड़ रही हो। लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में बचे हुए सभी पेड़ बुरी तरह झुक गए। प्रचंड हवाओं में भी सभी की आंखें खुली हुई थीं और वे हर छोटी बड़ी बात को भूलने को तैयार नहीं थीं। जैसे ही बिजली की लहर धीरे धीरे विलुप्त हुई, आंतरिक घेरे में एक आकृति प्रकट हुई। यह आंकड़ा धीरे धीरे नीचे आ रहा था। जमीन पर उतरने के बाद उसका आकार स्पष्ट हो गया। ये दानिश दुबे था, जो खून से नहाया हुआ था। हिस! सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। दानिश दुबे का हाथ टूट गया। कैसा संयोग है, जो उड़ गया वह उसका बायां हाथ भी था। इस बार पृथ्वी दानव सांप राजा तलवार ने अयान को बिल्कुल भी नहीं छुआ। वहीं दानिश दुबे का बायां हाथ उड़ गया। कोई भी कुछ नहीं कह सका। वे तो विश्वास ही नहीं कर सके कि उन्होंने क्या देखा था। ये सब बहुत हास्यास्पद था। अयान, जो कि जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, इतना भयानक हमला कैसे कर सकता था? हालांकि इस समय अयान की स्थिति आशावादी नहीं थी। उसकी दोनों भुजाओं से सारा मांस और रक्त निकल चुका था। केवल 2 रक्तरंजित भुजाओं और हाथों की हड्डियां ही बची थीं। यहाँ तक कि उसकी छाती भी धीरे धीरे वाष्पीकृत हो रही थी और यहाँ तक कि उसकी बाई छाती भी वाष्पीकृत होकर अखरोट के आकार के खूनी छेद में तब्दील हो रही थी। वह वास्तव में अपने हृदय को देख सकता था, जो धीरे धीरे विफल हो रहा था और अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। अयान अपनी स्थिति को बिगड़ने से रोकने में असमर्थ था। अब वह केवल मौत का इंतजार कर सकता था। हालांकि अयान के मुंह के कोने पर अभी भी मुस्कुराहट थी। वह जीत गया था। दानिश दुबे, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो क्या होगा? मैंने तुम्हारी एक भुजा तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। बुजुर्ग सलोनी का हाथ कट गया। जब तक वह अधिक मात्रा में स्पिरिट की गोलियां लेता रहा, वह ठीक हो सकता था। हालांकि दानिश दुबे अपने जीवनकाल में अपना बायां हाथ नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनका बायां हाथ विस्फोट से नष्ट हो गया था और बहुत पहले ही धूल में मिल चुका था। खून से लथपथ दानिश दुबे ने अपना सिर नीचे कर लिया और अविश्वास से अपने टूटे हाथ को देखने लगे। एक मौत जैसी खामोशी के बाद दानिश दुबे चिल्लाया, अयान, मैं एक एक करके तुम्हें तलवार से खरोचूंगा। इतना कहकर दानिश दुबे अयान की ओर दौड़े। अयान जोर से हंसा, खुश। दानिश दुबे, मैंने तो सिर्फ एक जिंदगी खोई है और तुमने तो अपनी सारी इज्जत खो दी है। जियो अयान। विक्रम सेन, अशोक सेन और अन्य लोग डरकर चिल्ला उठे। विक्रम सेन हताश होकर अयान की ओर बढ़े, लेकिन चेतन दुबे और ऋतिक रेड्डी ने उन्हें फिर से रोक दिया। विक्रम सेन ने गुस्से में अपनी पुतलियों में खून डाल दिया और चाहा कि काश वह अपने सामने खड़े दोनों बूढ़ों को एक ही बार में खा जाता। क्या यह अंततः खत्म हो गया? श्रोतागण अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता खो चुके थे तथा वे सभी भावशून्य होकर बोल रहे थे। अयान ने खुद को साबित करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था।
लेकिन अब वह एक क्षणिक चमक की तरह था, खूबसूरती से खिलता हुआ और फिर मुरझाता हुआ। एक अद्वितीय मायापुरी प्रतिभा मरने वाली थी। जैसे ही दानिश दुबे की तलवार अयान की भौहों के बीच की जगह को भेदने वाली थी, अचानक आसमान में एक परछाई चमक उठी। एक पल से भी कम समय में वह छाया अचानक अयान के पास आ गई। इस आकृति ने अपने दाहिने हाथ से दानिश दुबे की तलवार पकड़ ली और अपना बायां हाथ अयान के सिर पर दबा दिया। एक सौम्य वसंत हवा जैसी शक्ति धीरे धीरे अयान के सिर में घुस गई और उसके चारों ओर की सैकड़ों हड्डियों में प्रवेश कर गई। इसने वास्तव में अयान के शरीर के नष्ट होने की गति को दबा दिया। यह व्यक्ति एक साधारण लिनन का लबादा पहने हुए था और उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। आश्चर्यजनक रूप से वह 20 वर्ष की आयु का व्यक्ति था। कौन है भाई? दानिश दुबे को झटका तो लगा, लेकिन वह गुस्से में भी थे और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह उस रहस्यमय आदमी के हाथ से अपनी तलवार छीनना चाहता था और उस पर हमला भी करना चाहता था। लिनेन वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने मंद मंद मुस्कुराया और अपने हाथ पर कोई बल नहीं लगाया। हालांकि दानिश दुबे ने अपनी तलवार वापस खींचनी चाहिए, लेकिन तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था मानो ये तलवार किसी ठोस चट्टान में घुस गई हो और चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, अब इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। दानिश दुबे ने दांत पीसते हुए अपनी तलवार छोड़ने का निर्णय लिया और लिनेन गाउन पहने हुए व्यक्ति को मुट्ठी से कुचल दिया। हालांकि लिनन लबादा पहने आदमी मंद मंद मुस्कुराया। उसके हाथ से एक नर्म युआन क्यूई बह निकली, जिसने तलवार को दानिश दुबे के हाथों में चिपका दिया, जो तलवार की मूठ पकड़े हुए था। दानिश दुबे के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। वह छोड़ना चाहता था, लेकिन किसी भी हालत में वह छोड़ नहीं सकता था। न तो उस तलवार को वापस खींचा जा सका, न ही सॉन को। दर्शक पुनः आश्चर्यचकित रह गए। वह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में कौन था? क्या उसने सचमुच बिना कोई हरकत किए दानिश दुबे को कसकर पकड़ रखा था? दानिश दुबे दंग रह गए। तुम हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। दूरी पर चेतन दुबे, जो प्रथम तियान्युआन स्तर पर थे, अब और नहीं देख पा रहे थे। वह पलटकर दानिश दुबे की ओर बढ़े और विक्रम सेन को रोकने के लिए केवल ऋतिक रेड्डी को ही छोड़ा। चेतन दुबे ने दूर से ही वार किया। ये चीरा गहरे लाल रंग का हो गया और उसमें से गाढ़ा जहरीला तरल पदार्थ बहने लगा। उसने लिनेन पहने हुए आदमी की ओर गोली चलाए। आदमी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से भयंकर गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी पकड़ ली। उसने केवल 2 अंगुलियों का प्रयोग किया। उसने तलवार की रोशनी पकड़ ली। तलवार की रोशनी आदमी की उंगलियों के बीच गूंज रही थी, लगातार आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि चाहे तलवार की रोशनी ने आदमी की उंगली की तलवारों पर कितनी भी चिंगारी पैदा की हो, या यहाँ तक कि धातु के रगड़ने की आवाज भी आई हो, फिर भी वह आगे बढ़ने में असमर्थ था। मामले का मूल मुद्दा तलवार की रोशनी में निहित जहर था। जैसे ही यह आदमी की त्वचा के संपर्क में आया, ये काले धुएं में बदल गया और वाष्पित हो गया। दानिश दुबे और उनके बेटे की तो बात ही क्या, नगर नरेश, आयुष सरदार और 5 महापंथियों के दूत भी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। चेतन दुबे स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर के विशेषज्ञ थे। उसकी तलवार की चमक वास्तव में उसकी उंगलियों से भी मुक्त नहीं हो पा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां उपस्थित लोगों में से कोई भी उस रहस्यमय व्यक्ति के मार्शल आर्ट के दायरे को नहीं देख सका। दूसरी ओर अयान का पीला चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। यद्यपि वाष्पीकृत शरीर के बड़े क्षेत्र की मरम्मत नहीं की गई थी, फिर भी निरंतर विनाश के संकेत पूरी तरह से बंद हो गए थे। उस आदमी की कोमल शक्ति ने अयान की बांह की हड्डियों को लपेट लिया और एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, अयान, हिलना मत। आप ही हैं। अयान ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी कुछ बोल पाता, उसने उसके सामने झुककर प्रणाम किया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अयान और बाकियों में यही अंतर था। यदि वह कोई और होता तो उनमें से अधिकांश लोग दानिश दुबे को मारने के लिए शोर मचाते जब वे देखते कि वह रहस्यमय व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है। हालांकि अयान ने ऐसा नहीं किया। पहली बात जो उन्होंने कही वह थी आभारी होना। चूंकि उसने विश्वासघात की भावना का स्वाद चखा था, इसलिए वह जानता था कि दूसरों की दयालुता को कैसे संजोया जाए। तुम कौन हो पृथ्वी पर? दानिश दुबे के मन में डर तो था, लेकिन फिर भी वह अपना चेहरा पकड़कर चिल्लाया, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं धधकती आग संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूँ। दानिश दुबे, क्या तुम मेरे धधकते अग्नि संप्रदाय को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर सभी दर्शकों के दिलों में 3 शब्द उभरे, बेशर्म। जब तुम, दानिश दुबे, अयान को हराने में सफल हो जाते थे, तो तुम उछलते कूदते और चिल्लाते थे। यदि आप उस रहस्यमय व्यक्ति को नहीं हरा सके, तो आपको तुरंत अपने संप्रदाय से बाहर चले जाना होगा। क्या इस तरह का व्यवहार करने वाले को पुरुष माना जा सकता है? क्या एक पुरुष के रूप में अब भी आप में कोई गरिमा बची है? धधकती आग संप्रदाय, रहस्यमय आदमी मंद मंद मुस्कुराया। मैं वास्तव में आपको अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, रहस्यमय आदमी ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक लकड़ी की कमर की प्लेट दिखाई दी।
कमर का चिन्ह देखने में साधारण और पुराना लगता था, लेकिन उसमें 1000 साल के अवसाद का भारीपन था। कमर के टोकन पर केवल एक ही पैटर्न था। टोकन के केंद्र में एक छोटा लाल सूरज था। कमर पर लगा टोकन देखते ही दानिश दुबे का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके पैर नर्म पड़ गए और वह डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं हरीश खुराना हूँ, सूर्य चंद्र संप्रदाय का 22वीं पीढ़ी का शिष्य। सूर्य चंद्र संप्रदाय। दुबे कबीले और रेड्डी कबीले के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिमाग में हलचल मच गई है और वे लगभग बेहोश हो गए हैं। पूरा स्थान शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के आने के बाद सारे काले तीखे राक्षसी जानवर भी शांत हो गए हों। मार्शल आर्ट सिटी के चयन के बाद से ही अयान ने जो चमत्कार और झटके दिखाए थे, वे सभी के दिमाग को हिला देने के लिए काफ़ी थे। अभी तो सूर्य चंद्रमा के लोग भी प्रकट हो गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वर्ष के मार्शल आर्ट सिटी चुनाव में स्वर्ग की कृपा रही हो? नगर अध्यक्ष आयुष सरदार सबसे पहले आगे आए और हरीश खुराना के सामने खड़े हो गए। उसने अपनी मुठ्ठियां बांध लीं और कहा, सूर्य चंद्रमा के मित्रों में आपका स्वागत है। हालांकि नगर स्वामी आयुष सरदार ने ऊपर से शांत होने का दिखावा किया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल उथल पुथल में था। वह सूर्य चंद्र संप्रदाय था। संपूर्ण छाया महाद्वीप में केवल एक ही प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था, सूर्य चंद्र संप्रदाय। इसे छाया महाद्वीप की आंख का तारा कहा जा सकता है। अयान, जो कभी रंगीन चंद्रमा संप्रदाय का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, ने स्वाभाविक रूप से सूर्य चंद्र संप्रदाय के कमर के प्रतीक को पहचान लिया। इस तरह के कमर चिन्ह की नकल करना असंभव था। ये बात सूर्य चंद्र संप्रदाय के बारे में बिल्कुल सत्य थी। इसके तुरंत बाद हरीश खुराना ने एक और विस्फोटक खबर उछाली। हरीश खुराना ने अयान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल ये घोषणा करनी है कि अयान आज से हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय का 23वीं पीढ़ी का शिष्य होगा। ये सुनते ही दानिश दुबे का शरीर कांप उठा और वह हताश होकर जमीन पर बैठ गए। ये खत्म हो गया है। इस बार यह सचमुच खत्म हो गया है। प्रतिभा के मामले में दानिश दुबे अयान से कमतर थे। ताकत के मामले में दानिश दुबे को अयान से कोई फायदा नहीं मिला। यहाँ तक कि पृष्ठभूमि के मामले में भी दानिश दुबे अयान से कमतर थे। धधकती आग संप्रदाय, दूसरे दर्जे के संप्रदाय, ये सूर्य चंद्र संप्रदाय के सामने एक मजाक था। सूर्य चंद्र संप्रदाय एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय था। दुनिया में केवल 8 प्रथम श्रेणी के संप्रदाय थे। अब तक कोई भी अपने होश में नहीं आ पाया था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह बहुत अचानक था और यह पहले ही सभी की सहनशीलता से बाहर हो चुका था। हालांकि कोई बात नहीं, अयान पहले से ही सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य था। यह निश्चित रूप से एवरब्राइट संप्रदाय के लिंटल जितना सरल नहीं था। ये तो बस एक पुश्तैनी कब्र थी जिसमें से हरा धुआं निकल रहा था। वहीं हर कोई अयान के लिए बहुत खुश था। ये 16 वर्षीय बालक एक एक करके चाकू तोड़ने में सफल रहा और अंततः वह बच निकलने में सफल हो गया। इस समय सेन परिवार के सभी सदस्य इतने उत्साहित थे कि वे लगभग रो पड़े। अंततः वह पलटा। नगर के राजा आयुष सरदार इतने आवेगशील हैं कि वे स्वर्ग के सामने घुटने टेकना चाहते हैं। हमारे मायापुरी शहर में अंततः कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रमुखता प्राप्त कर सकता है। हजारों वर्षों से हमारे मायापुरी शहर के इतिहास में आप 3 शब्द सूर्य चंद्र संप्रदाय लिख सकते हैं। दुबे वंश को देखकर उनके चेहरे राख के समान लाल हो गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर भय सदमे से कहीं अधिक था। अयान सूर्य चंद्र संप्रदाय का शिष्य बन गया, तो फिर क्या दुबे वंश अभी भी अपना पैर जमाए हुए है? दीवान वंश और अग्रवाल वंश तो और भी अधिक उत्साहित थे। वे मन ही मन खुश थे कि उन्होंने सेन कबीले के खिलाफ इस ऑपरेशन में भाग नहीं लिया था। किसने सोचा होगा कि अयान एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंच जाएगा और सीधे पूरे छाया महाद्वीप में सबसे मजबूत सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश करेगा? वरिष्ठ भाई जियान, अयान अपना आभार व्यक्त करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से खून निकल आया और उसका शरीर कांपने लगा। अयान के नियंत्रित शरीर का पतन वास्तव में फिर से शुरू हो गया था। हिलना मत। हरीश खुराना के चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने गंभीरता से कहा, आपका शरीर बहुत बुरी हालत में है, फिलहाल मौसम का फायदा मत उठाओ। जैसे ही वह बोल रहा था, हरीश खुराना उछलकर अयान के पीछे आ गए और अपनी हथेलियां अयान की पीठ पर रखकर बैठ गए। एक सौम्य उज्ज्वल ऊर्जा धीरे धीरे अयान के शरीर में प्रवेश कर गई। इस समय अयान का धता हुआ शरीर पुनः रुक गया। जियो अयान। विक्रम सेन और अशोक सेन पहले ही उत्सुकता से दौड़कर वहां पहुंच गए थे। अशोक सेन ने चिंतित होकर कहा, मेरे बेटे अयान को क्या हो गया है? हरीश खुराना ने अयान के लिए रहस्यमयी ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। उन्होंने बाहें सिकोड़ते हुए कहा, अयान का शरीर बहुत ही अजीब स्थिति में है। उसका शरीर जले हुए पत्ते जैसा है। यद्यपि इसका आकार अभी भी पत्ते जैसा है, लेकिन एक बार छूने पर यह राख में बदल जाएगा। ये सुनकर विक्रम सेन और अशोक सेन चौंक गए। हरीश खुराना ने कहा, अयान, मैं आपकी चोटों को ठीक करने के लिए प्रकृति के विशाल संप्रदाय की हातियन चुन युआन तकनीक का उपयोग कर रहा हूं। हालांकि इस तकनीक का उपयोग तभी किया जा सकता है जब आप इसे स्वयं विकसित करें।
अभी मैं आपके शरीर को उत्तेजित करने और आपके शरीर को स्वयं की मरम्मत करने के लिए केवल बाहरी बल का उपयोग कर सकता हूँ। हाओटियन चुन युआन तकनीक। दानिश दुबे समेत पांचों संप्रदाय के दूतों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। ये हातियान चुन युआन तकनीक सूर्य चंद्र संप्रदाय की प्रतीकात्मक तकनीकों में से एक थी। यह एक गुप्त मैनुअल था जिसका सपना अनगिनत लोग देखते थे। चेतन दुबे का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने दानिश दुबे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह अच्छा अवसर है, चलो हरीश खुराना और अयान से मिलकर छुटकारा पाएं, अन्यथा जब वे दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा दुबे वंश नष्ट हो जाएगा। दानिश दुबे का शरीर कांप उठा। उसने अपने टूटे हुए हाथ से हृदय विदारक दर्द महसूस किया और उसकी आंखों में हत्या की मंशा उभर आई। हालांकि क्या उसने सचमुच सूर्य चंद्र संप्रदाय के अनुयायियों पर हमला करने की हिम्मत की थी? यदि उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो क्या वह भविष्य में दुबे कबीले के अच्छे फल खा सकेगा? दानिश दुबे का चेहरा उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। उन्होंने हरीश खुराना की ओर मुट्ठी बांधकर कहा, वरिष्ठ भाई हरीश, मैं ब्लेजिंग फायर सेक्ट का मुख्य शिष्य दानिश दुबे हूँ। हरीश खुराना ने पलकें उठाई और बिना कुछ कहे दानिश दुबे की ओर देखा। दानिश दुबे ने दांत पीसते हुए जोर देकर कहा, हमारे दुबे खानदान और सेन खानदान के बीच व्यक्तिगत रंजिश है। भले ही हमने अभी सेन कबीले को घेर लिया हो, लेकिन हमने धधकती आग संप्रदाय की शक्ति का उपयोग नहीं किया। हमारे धधकते अग्नि संप्रदाय के अन्य मार्शल भाई बस किनारे से देख रहे हैं। अब जब अयान सूर्य चंद्र संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है तो आपका सूर्य चंद्र संप्रदाय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैंने जो कहा वह सही है। दानिश दुबे भले ही एक शातिर खलनायक था, लेकिन उसका दिमाग बेवकूफ नहीं था। इस महत्वपूर्ण क्षण में भी वह इस खंड के बारे में सोच सकते थे। हरीश खुराना ने अभी भी दानिश दुबे के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक गहरे हरे रंग की गोली निकाली और उसे अयान के मुंह में ठूंस दिया। ये गोली विशेष रूप से हमारे सूर्य चंद्र संप्रदाय द्वारा बनाई गई है। उन्होंने कहा, मेरी हाओतियान चुन युआन तकनीक की उत्तेजना से आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाओयुआन कायाकल्प गोली एक प्रकार की कायाकल्प गोली थी। ये कायाकल्प गोली का उन्नत संस्करण था। ये सूर्य चंद्र संप्रदाय से संबंधित था। सूर्य चंद्र संप्रदाय के अलावा अन्य बड़े और छोटे संप्रदायों के पास भी अपनी गुप्त गोली के फॉर्मूले थे, वे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। इस समय हरीश खुराना ने केवल दानिश दुबे की ओर देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे बात नहीं की। इससे दानिश दुबे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे हरीश खुराना पर चिल्ला सकें, इसलिए वे केवल सहन कर सके। हरीश खुराना ने अयान से पूछा, छोटे भाई अयान, आप इस मामले को कैसे निपटाने की योजना बना रहे हैं? क्या तुम्हें बड़े भाई की मदद की जरूरत है? हरीश खुराना की बातें सुनकर दुबे परिवार में हड़कंप मच गया। अयान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बड़े भाई हरीश, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं सेन कबीले के स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करूंगा। ठीक है, हरीश खुराना ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, यह बुरी बात नहीं है कि वह ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मैं पसंद करता हूं। उसमें साहस है। वह अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। हरीश खुराना ने आगे कहा, हालांकि आपकी वर्तमान खेती का स्तर अभी भी बहुत कम है। बड़े भाई साहब, वेश बदलकर आपका एक छोटा सा उपकार करेंगे। इस बिंदु पर हरीश खुराना ने आखिरकार दानिश दुबे की ओर देखा और कहा, दानिश दुबे, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने ग्रीन मून संप्रदाय की शक्ति उधार नहीं ली तो अन्य 5 संप्रदाय अयान को क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? दानिश दुबे अवाक रह गए। उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। इस कारण वहां उपस्थित सभी दर्शकों ने इसे अपनी आंखों से देखा था और वे इसका खंडन करने में असमर्थ थे। हरीश खुराना ने कहा, हालांकि धधकती आग संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने आपको मारने में मदद नहीं की। इस बारे में क्या ख्याल है? आपका दुबे कबीला 2 साल के भीतर ब्लैकस्टोन सिटी से बाहर नहीं जा सकता है। अगर 2 साल बाद भी अयान में आपके दुबे कबीले के लिए कुछ भी करने की क्षमता नहीं है तो आपका दुबे कबीला जहां चाहे वहां चला जाएगा और मेरे सूर्य चंद्र संप्रदाय को अब कोई परवाह नहीं होगी। ये सुनकर दानिश दुबे ने राहत की सांस ली। 2 साल? हाँ, क्या 2 साल के भीतर अयान मेरी बराबरी कर पाएगा? यह एक मजाक था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। अयान मन ही मन बहुत आभारी था। उन्हें सचमुच डर था कि दुबे कबीला भाग जाएगा। भविष्य में अगर वह बदला लेना भी चाहे तो उसे कोई नहीं मिलेगा। भविष्य में आप सभी हम में से एक होंगे। इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपकी चोटें स्थिर हो गई हैं, उठना। हरीश खुराना ने अपनी हाओटियन चुन युआन तकनीक वापस ले ली और अयान को खींच लिया। इस समय सभी ने देखा कि अयान की भुजाएं ठीक हो गई थीं। यद्यपि यह बहुत ही जर्जर दिख रहा था, कम से कम इसमें मांस और खून तो था। इस प्रकार की रिकवरी गति सचमुच बहुत ही अविश्वसनीय थी। हाओयुआन कायाकल्प गोली वास्तव में हातियान चुनयुआन तकनीक की तुलना में कोई छोटी बात नहीं थी। चल दर। दानिश दुबे को जब अपना वादा पूरा हुआ तो वह दुबे परिवार के साथ तुरंत वहां से भाग गया। जैसे ही सूर्य चंद्र संप्रदाय का कोई प्रतिष्ठित शिष्य आएगा
क्या धधकते अग्नि संप्रदाय के लिए बोलने की कोई जगह होगी? दानिश दुबे अगर यहीं रुक गए तो उन्हें सिर्फ खुद को ही अपमानित करना पड़ेगा। ये दृश्य देखकर अन्य शहरों से आए दर्शकों ने भी सहजता से तालियां बजाईं। शायद कुछ लोग पहले से ही अयान को नापसंद करते थे, या शायद कुछ लोग गुप्त रूप से उसके विरोधी थे, लेकिन अयान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस मार्शल आर्ट्स सिटी चुनाव में सभी का सम्मान जीत लिया था। उन्होंने अकेले ही दुर्गम 300 मूल वापसी पथ की यात्रा की, और यहाँ तक कि अकेले ही शहर के सभी चुने हुए विशेषज्ञों को भी पराजित किया। अयान की अडिग और अटल भावना ने इस मैच को देखने वाले हर व्यक्ति को उसकी सच्ची प्रशंसा का एहसास कराया।